Hello friends, hope you all are doing good. So we started with the chapter of depreciation जहाँ पे हमने क्या क्या बात किया था. हमने पहले बात किया था what is an asset. An asset is basically a property or a resource controlled by an enterprise out of which future economic benefits can be received. और फिर हमने बोला था कि assets के दो हिस्से होते हैं, एक होते हैं current assets, एक होते हैं non current asset. नॉन करंट एसेट में एक होता है फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड एसेट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टैंजिबल एंड इनटैंजिबल. तो जब हम बात कर रहे हैं ऑफ द चैप्टर डेप्रीसिएशन, हम सिर्फ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहे हैं. अब फिक्स्ड एसेट्स होते ही क्या है? वो एसेट्स जो बिजनेस रखती है अपने पास फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट फॉर कंजम्पशन. यूज नहीं हो जाता वो, मतलब वो यूज्ड अप नहीं हो जाता है. इट इज वी आर कीपिंग ऑन यूजिंग द प्रोडक्ट for a long period of time और it is not held for sale in the ordinary course of business. हम खरीदते हैं बेचने के लिए नहीं, बेच दिया वो अलग बात है, बट एसेट क्या होता है कि जिसको हम लॉन्ग टाइम के लिए काफी सालों तक यूज करेंगे. तो फिर हमने बात की थी कि जब भी ऐसा एसेट परचेज करते हैं तो एक्सपेंस तभी हो जाता है, मतलब एक्सपेंस इन द सेंस कि आप पेमेंट तो तभी कर लेते हो, बट द प्रॉब्लम इज कि उस एसेट को सिर्फ एक ही साल में खर्चा मानना गलत होगा क्योंकि उसका बेनिफिट तो आप इतने सालों तक ले रहे हो. तो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ता है, उसका एक रिडक्शन एवरी टाइम, उसका जो पूरा कॉस्ट है उसको एलोकेट करना पड़ता है इन सम नंबर ऑफ ईयर्स. हम उसमें पूरा एस्टिमेट पे चलता है कि हम क्या मान रहे हैं कितने सालों तक ये एसेट चलेगा, कितना बेनिफिट देगा. तो डिपेंडिंग ऑन दैट देर आर डिफरेंट मेथड्स व्हिच हैव बीन फॉर्मुलेटेड जिससे आप डेप्रीसिएशन का अमाउंट निकाल सको. So depreciation is nothing but reduction in the value of asset due to wear and tear. हमने बोला था यूज करने से उस एसेट की वैल्यू कम होती है. ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, टाइम पास होए तो भी वैल्यू कम होती है भले आपने यूज नहीं किया. ड्यू टू ऑब्सोलिसीन, जैसे बोलते हैं आउटडेट होना. फिर और भी हमने कुछ देखा था एक्सीडेंट की वजह से मार्केट प्राइस उसकी फॉल हो गई. तो दे आर रीजन जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है और हमें भी हमारे बुक्स में एक रिडक्शन करना चाहिए वैल्यू का. ठीक है, उसके अलावा और हमने क्या डिस्कस किया था डेप्रीसिएशन में, चलिए एक बार देख लेते हैं हमने अभी तक फिर क्या और डिस्कस किया था. हाँ, उसके बाद मैंने आपको अच्छा डेप्रीसिएबल एसेट हमने बात की थी दैट ओनली लैंड इज वन एसेट जो डेप्रीसिएशन इसके ऊपर लागू नहीं होता है बिकॉज लैंड की वैल्यू जनरली इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती. ठीक है, एंड जब हम इसकी बात करें मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग, तो हमने बताया था कि जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, मशीन आवर मेथड, डिप्लीशन मेथड, सम ऑफ द ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड. These are different methods just to calculate the amount of depreciation. हर साल हम कितना डेप्रीसिएट कर रहे हैं, बट वो तो अमाउंट मिल गया. लेकिन अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन इज ऑलमोस्ट सेम. अकाउंटिंग के भी दो तरीके होते हैं, आज हम एक तरीका देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम नेक्स्ट वाला भी देखेंगे. ठीक है, सो उसमें आप मेरे साथ रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन वन मोर थिंग आई डिस्कस दिस कि जब हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो देर आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हर जगह काम लगेगी. पहला क्या था, कॉस्ट ऑफ द एसेट. तो आप एसेट के कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करते हो? यू नॉट ओनली इंक्लूड द परचेज प्राइस बट you also include all the expenses which are incurred to bring that asset to its current position. जब तक वो यूज के लिए रेडी ना हो जाए, जैसे सिर्फ एक एसी खरीद के ले आना घर पे, क्या एसी काम करने लग जाएगा? नहीं, आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका कंप्रेसर लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल फिटिंग देनी पड़ेगी, तो जाके वो एसी चलेगा. तो पूरा एक्सपेंस, शोरूम से एसी खरीदा, ट्रांसपोर्टेशन करके लाया, लेबर को बुला के यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पूरी फिटिंग की, कंप्रेसर वगैरह लगाया, उसके बाद ये सब जो फर्स्ट टाइम एक्सपेंस थे इसके बाद ही एसी वर्क करेगा. तो कॉस्ट ऑफ एसेट में हमने कहा था कि परचेज प्राइस में से डिस्काउंट अगर कुछ है तो माइनस कर दो, ट्रांसपोर्टेशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, ये सब कॉस्ट को आप क्या करते हो, ऐड. उसके अलावा एक और चीज जो आपको लगती है स्क्रैप वैल्यू, कि उस मशीन, वो जब मशीन को हम उसके एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, आपको याद हो तो ये वर्ड पे मैंने स्ट्रेस किया था, उसकी यूजफुल लाइफ जब एंड हो जाएगी तब अगर हम बेचना चाहते हैं तो मशीन कितने में बिकेगी, दैट इज द स्क्रैप वैल्यू. मैंने आपको एग्जांपल दिया था मेरे मोबाइल का. आज मैं अपना मोबाइल बेचूं तो इसे स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे क्या? नहीं, मेरा मोबाइल अच्छा खासा काम कर रहा है, मैं बेच रही हूँ, दैट इज अ सेल वैल्यू. बट स्क्रैप वैल्यूज के अब वो मोबाइल यूज करते करते उसका रैम स्लो हो गया है, उसकी स्क्रीन पे क्रैक पड़ गया और उसकी यूजफुल लाइफ मोस्टली खत्म हो गई. अच्छा, वो टेक्नोलॉजी अब इतनी आउटडेट हो गई, अब तो कितना नया नया चीजें आ रही है, न्यू प्रोसेसर, न्यू दिस न्यू दैट. तो इन दैट केस जब मैं अपना मोबाइल बेचती हूँ तो कितने में बिकता है. ठीक है, देन हमने और से बात की थी कि यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट. आपको
या लाइफ भी एस्टिमेट करनी पड़ती है कि कितने साल चलेगी। अच्छा, कौन सी लाइफ? फिजिकल लाइफ नहीं, फिजिकली वो एसेट आपके पास अभी भी हो बट वो वर्किंग है क्या? नहीं, तो आपको उसकी इकोनॉमिक लाइफ देखनी पड़ती है। डेप्रीसिएशन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एन एस्टिमेट। इसके अलावा जब हमने मेरे नोट्स से पढ़ा था तो तब दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ये भी देख लेते हैं फिर मैं नोट्स पे आती हूँ। डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या होता है? डेप्रीशिएबल अमाउंट इज कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, और हमने कहा था कि डेप्रीसिएबल अमाउंट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन दैट यू कैन चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर एसेट ड्यूरिंग इट्स लाइफ। ठीक है, ओके। फिर मैंने ये भी बताया था आपको, ये एक पार्ट रह गया था हमारा, हम जब पीरियड की बात कर रहे थे कि डेप्रीसिएशन वैसे तो हर साल एनुअली चार्ज होता है, लेकिन काफी बार स्पेशली इन द ईयर ऑफ परचेज जरूरी नहीं कि हमने हर एसेट को ईयर के स्टार्टिंग में ही परचेज किया है, एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द ईयर ऑफ सेल। उन दो जगह पे हमारा डेप्रीसिएशन पूरा एनुअली नहीं कैलकुलेट होगा। वो कैसे होगा वो हम लिखेंगे अभी वापस, लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। अच्छा, एंड वन मोर थिंग व्हिच आई वांटेड टू पॉइंट आउट इज डेप्रीसिएशन इज अ कंपल्सरी एक्सपेंस, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आई नो मैंने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब आपको नहीं बताया है, वो मैं बताऊंगी, लेकिन अभी आपको बस ये समझना है कि डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन करना इज अ मस्ट। सेकेंडली, क्यों, अच्छा क्यों डेप्रीसिएशन का जनरल रिकॉर्डिंग में नहीं आ जाता है? बिकॉज इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, इट इज जस्ट अ बुक एंट्री, तो वो हमें फाइनल अकाउंट बनने के टाइम पे वो एंट्री पास करनी पड़ती है। ठीक है, सो ये सब हमने डेप्रीसिएशन का थियोरेटिकल पार्ट देखा था। आज हम पहले तो ये जो पीरियड टू बी कंसिडर्ड जो मैं लास्ट वीडियो में लिख रही थी और वो कुछ एरर हो गया, तब देख लेंगे, वो पार्ट अभी लिखती हूँ और फिर आज हम मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले ये लिख लीजिए, पीरियड टू बी कंसिडर्ड, अब मेरे साथ ही रहिएगा आप लोग, पीरियड टू बी कंसिडर्ड फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन। So you write generally depreciation is charged annually मतलब per annum, एक साल के लिए। However, in the year of purchase of the asset, in the year of purchase, depreciation is charged from the date of purchase, from the date of purchase up to, from the date of purchase up to year end। जिस डेट पे खरीदा मतलब बेसिकली इस साल में उसको कितना यूज किया। ठीक है, तो डेट ऑफ परचेज से ईयर एंड तक का ही आप डेप्रीसिएशन निकालेंगे। ऑल्सो इफ द एसेट इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, इवन इन द ईयर ऑफ सेल, मतलब हम बात कर रहे हैं, कॉमा देन depreciation in the year of sale is calculated from the beginning of that year, from the beginning of that year up till the date of sale. Okay, up till the date of sale। ठीक है, तो मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, मान लो हमारा ईयर है, कैलेंडर ईयर ले लेते हैं, कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ओके, और मैंने 2018, फिर 2019, फिर 2020, 21। अब सपोज मैंने ये एसेट खरीदा 1 सितंबर 2017 को। ठीक है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप 17 में सिर्फ 4 मंथ्स का डेप्रीसिएशन लोगे जब आपने खरीदा। इट वॉज परचेज। अच्छा, परचेज, एक और एक चीज यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये सब बस आपको एक बार पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन में शायद इतना बड़ा डिटेल में ना पूछे, बट कभी कभी ट्रू एंड फॉल्स वगैरह में वो लोग हमें ट्रिक कर देते हैं। क्या मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सपोज एक एसेट परचेज किया 1 सितंबर 17 को, मतलब परचेज, और परचेज या तो वी यूज द वर्ड अवेलेबल फॉर यूज, एक बार वो रेडी हो गया यूज के लिए। जैसे मैंने अपना एसी आज लाई 1 सितंबर को, इफ आई एम गेटिंग माई एसी, बट मैं इंस्टॉल कर रही हूँ 1 अक्टूबर को। इन दैट केस डेप्रीसिएशन कब से लगेगा? अक्टूबर से। क्यों?
क्योंकि इट वॉज अवेलेबल फॉर यूज, बाकी सब पूरा उसके ऊपर आपने इंस्टॉलेशन वगैरह कर लिया, उसके बाद इट एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड। तो अक्टूबर से हम इसकी बात करेंगे डेप्रिसिएशन की। लेकिन अब मान लो मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि 1 सितंबर या 1 अक्टूबर वॉट एवर इट इज, हमारा एसी रेडी था, लेकिन अब मैंने, अच्छा चलो यहाँ 4 मंथ्स यूज किए, 2018 में मैंने एसी यूज ही नहीं किया, उस ईयर में गर्मी थी नहीं, बहुत ठंडी थी, वो एसी यूज नहीं किया। फिर 2019 में यूज किया, 2020 में यूज किया, 2021 में सेल कर दिया। तो आपको क्या लगता है 2018 में अब डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हो गया क्या? टेल मी, 2018 में एसी यूज नहीं हुआ है, क्या डेप्रिसिएशन चार्ज होगा या नहीं होगा? होगा। डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज बिकॉज डेप्रिसिएशन वैल्यू रिड्यूस सिर्फ पैसेज ऑफ टाइम की वजह से भी होती है। तो आपको फिर साल के बीच में ये नहीं देखना है कि वो एसेट यूज हुआ है या नहीं हुआ है, खाली फर्स्ट थिंग परचेज के टाइम पे देखना है कि कब से एक्चुअली वो एसेट, जैसे परचेज, सपोज यहाँ इनवॉइस मिल गया 1 सितंबर, बुक में रिकॉर्ड हो गया क्योंकि मैंने पे कर दिया, इनवॉइस मिल गया, बट अभी तक एसी आया ही नहीं है, लगा नहीं है, तो डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा अक्टूबर से, जब से एसी एक्चुअली आ गया, लग गया, सब कुछ हो गया। ओके, बट फिर बाकी सालों में आप फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगाओगे ओनली इन द ईयर ऑफ सेल। अगेन आप कब तक लगाओगे? सपोज ये मैंने बेचा जून में, 30 जून को आई एम सेलिंग, तो ओनली 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा इन द ईयर ऑफ सेल। ओके, सो डेप्रिसिएशन में हमें मंथ्स एंड ईयर्स भी ध्यान रखने होंगे, ये हम समझ गए। चलिए अब मैं आ जाती हूँ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। ये अकाउंटिंग भी जनरली देखिए, आपको मैंने बताया था कि सिंकिंग फंड और एन्युटी मेथड में डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग वगैरह डिफरेंट है, बट अच्छी बात है हमारे लिए कि हमको वो सब कोर्स में से हटा दिया। मॉड्यूल में है बट इट इज नो मोर, इट विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जाम, सो वी आर नॉट डूइंग इट। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, बाकी सब ऊपर जो मैंने आपको लिखवाए थे वो देवर मेथड्स जहां से आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट पता चल रहा था। हर इंडिविजुअल अपने बिजनेस के मॉडल को देख के समझता है कि उसको कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करना चाहिए, किस से उसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आना चाहिए। अब जो है बुक्स में हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे? बुक्स में अकाउंटिंग 2 तरीके से होती है। वन इज विदाउट ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, विदाउट ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या बोला जाता है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले हम अभी यही सीखेंगे सिर्फ। एंड द नेक्स्ट वन इज विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता क्या है मैं कुछ देर बाद आपको बताऊंगी, अभी नहीं, तो वो पार्ट अभी हम इग्नोर ही कर देंगे। विदाउट ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो चलिए अगेन आपको डेप्रिसिएशन में पूछा जाएगा लेजर अकाउंट्स, बट अगर आपको उसकी जर्नल अच्छे से आती है तो देन लेजर इज वेरी इजी। ठीक है, तो देखिए क्या होती होगी एंट्रीज। पहले तो जब एसेट खरीदा, ऑन परचेज ऑफ एन एसेट, एंट्री क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर पार्टी से क्रेडिट पे खरीदा तो टू पार्टी वॉट एवर। हमको एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो भी मशीन अकाउंट, प्लांट अकाउंट, दैट वी विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन दीज क्वेश्चंस ऑफ डेप्रिसिएशन। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और पार्टी फॉर एसेट परचेज। यहाँ पे आप क्या लोगे? एसेट की पूरी कॉस्ट, इंस्टॉलेशन वगैरह का खर्चा भी आप ऐड करोगे। देन अब साल में क्या होता है, एक बार एसेट खरीद लिया फिर साल में वो यूज होते आते हैं, सीधा ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं। देखिए व्हाट इज डेप्रिसिएशन? इट इज एन एक्सपेंडिचर, नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस। तो आप डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करोगे एंड डेप्रिसिएशन की वजह से क्या हो रहा है? एसेट कम हो रहा है। एसेट हैज अ डेबिट बैलेंस, डेबिट को कम करना है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे? एसेट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और एक एंट्री होती है जो मैंने आपको आई थिंक बीच में एक बार बता दिया था, क्लोजिंग एंट्री और ओपनिंग एंट्री। मैंने आपको क्या बताया था ओपनिंग एंट्री के बारे में? आई टोल्ड यू एट द टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन आई बिलीव। ओपनिंग एंट्रीज क्या होती है? जो रियल और पर्सनल अकाउंट्स को, एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल को आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हो तो उसे बोला जाता है ओपनिंग एंट्री। ठीक है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, आप वो एंट्रीज कर देते हैं, एसेट्स डेबिट टू लायबिलिटी टू कैपिटल, इसे ओपनिंग एंट्री बोलते थे। तब मैंने आपको शायद ये बताया था, नहीं भी बताया होगा तो आप सुन लो, ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स, ऑल द इनकम्स, एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड गेन्स, उनका बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। इस साल का खर्चा इसी साल में लिखते हैं, फिर पीएनएल अकाउंट में लेके चले जाते हैं और प्रॉफिट और लॉस निकाल देते हैं। नेक्स्ट ईयर अगेन आप खर्चा स्टार्ट ₹1 से वापस करते हो। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, एवरी ईयर के बाद डेप्रीसिएशन इज ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। तो वो लास्ट एंट्री है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन।
ठीक है, ओके। दीज आर बेसिकली द 3 एंट्रीज फॉर डेप्रीसिएशन। एक्चुअली हर क्वेश्चन में खाली अमाउंट निकालना एक ट्रिक रहेगा, ट्रिक भी नहीं, विच इज इजी, और बस आपको ये एंट्रीज पास करनी है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं। फिर एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम पे फिर एक एंट्री होगी। तो देखिए, पहले तो अभी मैं एक क्वेश्चन लूंगी जब आपको बताऊंगी। एट द टाइम ऑफ सेल पहले तो आपको ना वो एसेट की बुक वैल्यू निकालनी पड़ती है कि वो एसेट की अब वैल्यू कितनी है मेरी बुक्स में, कैसे निकलती है, क्या निकलती है। एक एग्जाम्पल लेके हम डिस्कस करते हैं, बट लिख लो अभी। तो एसेट इज गोइंग आउट, इतना पक्का है, तो एसेट क्रेडिट हो जाएगा बुक वैल्यू से, कॉस्ट से नहीं, क्योंकि कॉस्ट, देखो बताती हूँ कॉस्ट से क्यों नहीं। आपने एसेट को डेबिट किया था कॉस्ट से, ठीक है, फिर हर ईयर आपने डेप्रीसिएशन चार्ज किया, तो एसेट की वैल्यू कम होती गई ना। यहाँ पे एसेट की वैल्यू कम होती गई, मतलब एसेट की वैल्यू आफ्टर ईच ईयर्स डेप्रीसिएशन एक बुक वैल्यू, एक बुक्स में एक अलग वैल्यू दिख रही है एसेट की, इतनी बुक से गई तो एसेट क्रेडिट होगा बिकॉज एसेट इज गोइंग आउट, एंड जो भी आपको बैंक या कैश में पैसा मिलेगा डेबिट हो जाएगा, ठीक है, विद द सेल प्राइस। अच्छा, अब आपको इसके बाद क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, अगर लॉस है तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर लॉस है तो डेबिट होगा, लॉस ऑन सेल। एंड इन केस इस प्रॉफिट है, मैं दोनों एक ही जगह लिख रही हूं। अच्छा, या तो चलो यहाँ पे लॉस लिख देते हैं, एक और एक एंट्री पास कर देते हैं प्रॉफिट वाली, या तो ये या तो ये। बैंक अकाउंट डेबिट होगा विद द सेल प्राइस, देन एसेट विल गो आउट, विल क्रेडिट विद द बुक वैल्यू, एंड और फिर प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट भी हो सकता है, कभी कभी प्रॉफिट है तो इनकम्स और प्रॉफिट्स क्रेडिट होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और लिख दो कि एट द टाइम ऑफ सेल, पहले बस क्या लिख दो यहाँ एक पॉइंट, डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज अप टिल डेट ऑफ सेल। जिस साल में सेल हुआ है उस साल में भी डेप्रीसिएशन आपको तब तक निकालना पड़ेगा जब तक वो सेल नहीं हुआ, और फिर आपकी करेक्ट बुक वैल्यू आएगी। डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज अप टिल डेट ऑफ सेल। चलिए, दिस वॉज ऑल रिलेटेड टू थ्योरी। अभी तक हमने एक कॉन्सेप्ट समझा है और एक बेस बना लिया हमारे चैप्टर का। अब हम स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट मेथड विच आई एम टेकिंग अप इज स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको बहुत कॉमनली एसएलएम मेथड बोला जाता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में जब हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं तो देखिए डेप्रीसिएशन, अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला जाता है। आपको मैं बताऊंगी क्यों। तो पहले तो आप लिख लीजिए कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड में हम जब बात कर रहे हैं तो वी विल से दैट इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रीसिएशन का अमाउंट कैसे निकलेगा। डेप्रीसिएशन अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, जो भी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू था, अपॉन यूजफुल लाइफ, नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स इज लाइफ ऑफ एसेट, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। इससे आपको क्या मिल गया, डायरेक्टली डेप्रीसिएशन का अमाउंट मिल गया, ठीक है। क्या, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अच्छा, और अगर आपको डेप्रीसिएशन का रेट निकालना है तो डेप्रीसिएशन का रेट इज इक्वल टू ये जो ऊपर डेप्रीसिएशन का अमाउंट आया आपका अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100। ओके, प्लीज नोट वन पॉइंट। देखिए, जब मैं डेप्रीसिएशन का अमाउंट निकाल रही थी तब मैंने कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू लिया है, मतलब मैंने डेप्रीसिएबल अमाउंट लिया है, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि जब मैंने डेप्रीसिएशन का रेट निकाला, हम डिवाइड करते हैं जस्ट बाय द कॉस्ट, नॉट द डेप्रीसिएबल अमाउंट। मतलब व्हेनेवर रेट इज गिवन, व्हेनेवर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज गिवन, always calculate on cost, always calculate on cost. स्क्रैप वैल्यू इज ऑफ नो यूज। ऐसे भी एक बात आपको बता दूं कि जो स्क्रैप वैल्यू भी है ये सिर्फ डेप्रीसिएशन अमाउंट के लिए काम आती है। इसके बाद आपने, मैंने अभी ऊपर जर्नल एंट्रीज लिखी, क्या आपने इधर कहीं भी जगह देखा कि मैंने स्क्रैप वैल्यू लिखा है? नहीं, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, सी टुडे आई एम परचेजिंग, सपोज आई एम परचेजिंग दिस लैपटॉप, ओके, टुडे आई एम परचेजिंग दिस लैपटॉप। आज मैंने ये लैपटॉप खरीदा तो मुझे आज ही ये एस्टिमेट करना पड़ेगा कि ये अब मैं 5 साल बाद बेचूंगी तो कितने में बिकेगा। दैट्स जस्ट एन एस्टिमेट, ओके। वो करने के बाद मेरा डेप्रीसिएशन का अमाउंट आ गया, बस। अब एक्चुअली 5 साल बाद वो कितने में बिकता है वो तो अलग बात है, वो तो 5 साल के बाद की बात है।
तो इसीलिए स्क्रैप वैल्यू एज सच आप देखोगे अकाउंटिंग में कई जगह नहीं आता, सिर्फ डेप्रीसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने में आता है। एंड इन केस अगर आपको रेट दे दिया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आपको अमाउंट कैलकुलेट आप डायरेक्टली रेट इनटू कॉस्ट करके आपको डेप्रीसिएशन का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर तो स्क्रैप वैल्यू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो व्हेनेवर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज गिवन ऑलवेज कैलकुलेट ऑन कॉस्ट एंड नॉट ऑन द डेप्रीसिएबल अमाउंट, ठीक है। सो अच्छा, तो इससे हम एक और एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि डेप्रीसिएशन इज एज इक्वल टू कॉस्ट इनटू डेप्रीसिएशन रेट, वो भी हो सकता है इन केस ऑफ एसएलएम, इन केस ऑफ एसएलएम, ठीक है। ये था एसएलएम के केस में। अच्छा, एसएलएम मेथड में होता क्या है, इन केस ऑफ एसएलएम मेथड आप देखोगे हमेशा डेप्रीसिएशन देखिए यही निकल रहा है। यहां भी मैंने बताया कॉस्ट ऑफ एसेट जो हर बार सेम ही रहेगी, स्क्रैप वैल्यू हर साल नई एस्टिमेट नहीं करनी है, स्क्रैप वैल्यू भी पहले साल जो एस्टिमेट कर ली वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। आप देखोगे इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन रिमेन्स इक्वल एवरी ईयर अनलेस एंड अनटिल कि हाँ वो साल के बीच में खरीदा था एसेट तो बात अलग है, फिर आपको मंथ्स प्रोपोर्शनेटली लेना पड़ेगा, लेकिन एज सच अमाउंट डेप्रीसिएशन इन केस ऑफ एसएलएम मेथड सेम रहता है बिकॉज डेप्रीसिएशन इज ऑलवेज चार्ज्ड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। मैंने ऊपर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोला था, बिकॉज डेप्रीसिएशन इज ऑलवेज चार्ज्ड ऑन द कॉस्ट, तो वो कॉस्ट तो सेम ही है इसलिए डेप्रीसिएशन हर साल सेम रहता है। तो एसएलएम के केस में डेप्रीसिएशन पर एनम रिमेन्स इक्वल अनलेस एंड अनटिल कि वही कि अगर आपने परचेज मिडिल ऑफ द ईयर या सेल मिडिल ऑफ द ईयर में किया है तो फिर प्रोपोर्शनेटली लेना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा डेप्रीसिएशन हर साल सेम रहेगा। तो आप सोचते हैं कि अच्छा तो ऐसे कौन से मशीन या कौन से एसेट पे हम ऐसा डेप्रीसिएट कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से जैसे क्लासेस में फर्नीचर जो होता है ना, बेंचेस, वो लोग उनको एसएलएम बेसिस पे चाहे तो राइट ऑफ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फर्नीचर या बेंचेस हर साल इतने ही यूज हो रहे जी। अभी हम नेक्स्ट एक मेथड देखेंगे डब्ल्यूडीवी में जहां बात अलग हो जाएगी, मैं तब आपको इनफैक्ट चलिए मैं तब आपको ना कंपेयर करके बताऊंगी। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए फिर सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। एग्जांपल, सपोज कॉस्ट ऑफ एसेट इज लेट्स से 10 lakhs, सपोज एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इज 50,000 एंड लाइफ ऑफ एसेट इन years is 10 years. So then what will be the depreciation amount? So then depreciation amount will be 10 lakh minus 50,000 upon life of asset is how much? 10 years. तो ये आ जाएगा 10 lakh minus 50 is 9 lakh 50 upon 10 which is equal to 95,000 per annum. पर annum आपका depreciation आएगा 95,000। अब depreciation का rate की बात करें तो depreciation rate is equal to depreciation amount अपॉन कॉस्ट। कॉस्ट कितना है? 10 लाख इंटू 100, तो आपको डेप्रीसिएशन का रेट मिल जाएगा 0 कट 9.5% वुड बी योर डेप्रीसिएशन, बराबर है ना। $9.5 आपका रेट ऑफ डेप्रीसिएशन आ गया, ठीक है। चलिए एक बार नोट्स देख लेते हैं, उसमें कुछ थ्योरी लिखी होगी तो देख लेते हैं एंड देन डायरेक्टली लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चंस नाउ। स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अंडर दिस मेथड डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट एवरी ईयर एंड इक्वल अमाउंट इज रिटन ऑफ इन ईच ईयर ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट. Due to this method, cost of asset is reduced to nil or residual value at the end of its useful life. धीरे धीरे समझ जाओगे। Depreciation is calculated by the following formulas: original cost minus scrap value upon estimated useful life, or depreciation is equal to original cost into rate by 100. ये सब formulas हमने लिखे। And rate is annual depreciation upon cost into 100. ये सभी हमने लिख लिया। So depreciation is charged on the original cost. Amount of depreciation remains same every year. Value of asset may become nil at the end of the life of asset. क्योंकि डेप्रीसिएशन एक सेम है। सपोज स्क्रैप वैल्यू 0 होती तो वैल्यू भी 0 हो जाती। आप देखोगे कि एसएलएम के केस में ना वैल्यू 0 होने के चांस है, जो दूसरा मेथड करेंगे उसमें वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन इज वेरी इजी। डेप्रीसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन टाइम बेसिस, दैट इज ऑन एडिशन फ्रॉम द डेट ऑफ इफेक्टिव यूजेज एंड ऑन डिस्पोजल अप टू द डेट ऑफ सेल। तो टाइम बेसिस तो बोल ही दिया उन्होंने कि वैसे सेम है, लेकिन आपको परचेज और सेल में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ है एसएलएम के बारे में? अच्छा, और है डेप्रीसिएशन इज नॉट लिंक्ड विद रेफरेंस टू एक्चुअल यूजेज। इन अदर वर्ड्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेरिएशन ऑफ यूजेज, जैसे सपोज
सपोज सिंपल बात कर लो ना, 2019 में मैं फर्नीचर हमेशा एसएलएम पे करती हूँ क्योंकि मेरे को यही लगता है हर साल मेरी क्लासेस इतनी फुल है और इतने ही बेंचेस में बच्चे बैठ रहे हैं तो इतने ही बेंचेस यूज हो रहे हैं। बट अभी 2020 ईयर ऑफ कोरोना, अब क्या हुआ, अब तो यूज ही नहीं हुए वो बेंचेस, बराबर है। तो कभी कभी इतने वो यूज नहीं होते हैं तो भी अगर आप एसएलएम मेथड फॉलो करो तो आप हर साल सेम ही डेप्रिसिएशन दे देते हो, मतलब आप ये मानते हो कि वो मशीन को मैं एवरी ईयर सेम ही यूज कर रही हूँ, ठीक है। Depreciation remains constant year after year. This method is more appropriate when use of an asset is expected to remain constant year of the year. When life of asset decreases, repair and maintenance expense increases. Considering the charge of depreciation as well as repairs and maintenance together, total charge of P&L account is expected to increase year after year. उसको भी अभी मत देखो, आप इतने डिटेल में इतने पॉइंट्स पे नहीं भी जाएंगे तो चलेगा, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं एक मॉड्यूल के क्वेश्चन पे। ये मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 1 पे मैं हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए आप भी मेरे साथ। Jain Brothers acquired a machine on 1st July 15. In chapter of depreciation, and I always keep on saying कि अकाउंट्स की बात करें, the dates are very important. आप डेट्स को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो 1st July 15 को हमने एक एसेट खरीदा एट अ कॉस्ट ऑफ 14 लाख एंड स्पेंट ₹1 लाख ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो क्या ये भी कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? यस, डेफिनेटली ऐड होना चाहिए। The firm writes off depreciation at 10% per annum on original cost every year. यहाँ उन्होंने हिंट दे दी कि 10% किस पे चार्ज होता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे, मतलब एसएलएम मेथड। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। बुक्स 31 दिसंबर को क्लोज होती है, ठीक है। शो मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2015 एंड 2016। जब भी आप, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन अभी इसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे। आपको डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस में अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। एक तो मशीन कब खरीदी, ईयर एंड डेट क्या है, हर साल, मतलब आपको बुक में बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि ईयर एंड 31 मार्च को होता है या 31 दिसंबर को होता है या कोई एनी अदर ईयर कैन ऑल्सो बी गिवन, ओके। दो नहीं देते हैं बट फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर ईयर है वो भी अच्छे से मार्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए जनरली हम क्या करते हैं, और आप भी अब से वही करोगे, आप मेरे बच्चे हो, आप हमेशा ऐसा करोगे। इलस्ट्रेशन 1, आप टाइमलाइन बनाओगे, ये बन गई हमारी टाइमलाइन। अच्छा, यहाँ पे हमें ईयर्स कौन से दिया है? ईयर है 2015, 2016, ओके। तो मतलब इट इज फ्रॉम 1st Jan 15 टू 31 December 15, 1st Jan 16 टू 31 December 16। तो मेरा साल कुछ ऐसा शुरू होता है 1st Jan 2015 टू 31 December 2015 और फिर 31 December 2015 से 31 December 2016। ये मेरा टाइमलाइन हो गया। अच्छा, अब मैंने मशीन खरीदी कब? 1st July 15 से, तो 1st July 15 से मेरा परचेज हुआ है। हम पूरे क्वेश्चन को ही ना इधर लिख लेंगे, आप देखोगे ये तो इजी क्वेश्चन है या ज्यादा चीजें नहीं है, बट आगे भी आप क्वेश्चन में देखोगे मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के मेरी टाइमलाइन, मतलब बेसिकली दिस इज अगेन माई वर्किंग नोट, और मशीन में वर्किंग नोट भी काफी बड़ा बनता है, हम सब पे आएंगे। लेकिन ये टाइमलाइन बनाने से ना मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ती हूँ, समझ लेती हूँ और फिर मुझे बार बार ऐसे क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए 1st July 15 को मशीन खरीदी, कितने की? 14 + 1 लाख, 15 लाख की। मैं सभी इंफॉर्मेशन यहाँ लिख लूंगी। उसके बाद राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो ठीक है, मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम ऑन एसएलएम, ठीक है। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर। हमको 15 और 16 का अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो 15 का अकाउंट देखिए सिर्फ इतना बढ़ेगा और 16 का अकाउंट पूरा बनेगा, ओके। चलिए, तो यहाँ पे बस इतना ही था, स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा। नाउ आपको जो लेजर अकाउंट, जो मैं बोलती थी कि नॉर्मल जर्नल एंट्री के साथ लेजर के क्वेश्चन नहीं आएंगे बट कुछ इस तरह आएंगे। आई शुड राइट अ बिट स्मॉल सो दैट आई कैन फिट एवरीथिंग। थोड़ा इसको मिनिमाइज करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। प्रॉपर डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट। मैं स्टार्टिंग में फॉर्मेट बनाना भूल गई, प्लीज बेयर विद माई लाइन्स। डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ and amount।
लेफ्ट में डेबिट, राइट में क्रेडिट। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल लेजर अकाउंट होता है। तो एक हमने बनाया मशीन अकाउंट और एक हमें क्या बनाना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेप्रीसिएशन अकाउंट आई मेक ऑन दिस साइड ओनली, डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो अगेन डेप्रीसिएशन अकाउंट में भी वही करना पड़ेगा। डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट एंड यहाँ पे भी डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट। डेट पर्टिकुलर्स LF amount rupees and again date particulars LF amount। ओके, लेफ्ट में डेबिट, राइट में क्रेडिट। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, आई नॉट पास द जर्नल एंट्री अगेन बट नाउ आई नो द जर्नल एंट्री। तो एक एक ट्रांजैक्शन हुआ, मैं जर्नल एंट्री सोचूंगी और मैं सीधा उसकी लेजर पोस्टिंग कर दूंगी। आई थिंक अभी तक हम इतने तो केपेबल हो ही गए हैं कि हमको जर्नल एंट्री बस सोच के भी हम एंट्रीज पास कर सकते हैं। आई थिंक अपन इतने हो चुके हैं अभी केपेबल। मशीन अकाउंट और बड़ा करना पड़ेगा सिंस दिस क्वेश्चन इज इजी एंड आई काइंड ऑफ रिमेंबर द क्वेश्चन, क्योंकि इतना छोटा सा तो है। 1 जुलाई 15 को पहले तो मशीन खरीदी 14 लाख और 1 लाख, तो क्या एंट्री हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो एसेट अकाउंट को चलिए डेबिट करते हैं 1 जुलाई 15 टू बैंक। अच्छा, आप चाहो तो ऐसे 2 बार एंट्री कर सकते हो, 14 लाख और फिर वापस 1/7/15 को टू बैंक। अब ये है इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, या आप एक साथ भी लिख सकते थे, बस ब्रैकेट में बताना जरूरी था 14 लाख प्लस 1 लाख, ऐसा बता देते तो भी चलता। टू इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 1 लाख। ठीक है, ये हमारा आ गया कॉस्ट, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखिए, अब आप पढ़ोगे तो आगे साल में और कुछ नहीं बोला है। देखिए मेरी टाइमलाइन पे भी मैं आती हूँ। 1/7/15 को खरीदा, उस दिन की एंट्री हो गई। ठीक है, अब सीधा हम क्या आ जाएंगे, ईयर एंड पे, क्योंकि बीच में कोई एंट्रीज दी नहीं है। ईयर एंड पे मुझे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। तो अब डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करूं, 15 लाख पे कितना परसेंट बोला उन्होंने, 10%। दिस कम्स टू एवरी ईयर डेप्रीसिएशन वुड बी 1,50,000 बट इन दिस ईयर, दिस वॉज द ईयर ऑफ परचेज। हमने खरीदा कब, जुलाई में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओनली 6 months द मशीन इज यूज्ड। तो आपको डेप्रीसिएशन फॉर 2015 सिर्फ 6 months, 2015 सिर्फ 6 months का निकालना पड़ेगा और वो आ जाएगा 75,000। डू यू गाइज अग्री? ठीक है, डेप्रीसिएशन कितना आएगा, सिर्फ 75,000 आएगा। तो 31 दिसंबर 15 को हम एंट्री करेंगे। एंट्री क्या होती थी, डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट 31 दिसंबर 15, डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट टू मशीन अकाउंट। हमारा डेप्रीसिएशन कितना निकला, 75,000, और यहां पे मशीन अकाउंट में क्रेडिट बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, अमाउंट इज 75,000। ओके, उसके बाद एक साल खत्म हो गया तो हमें अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कि डेप्रीसिएशन क्लोज करते कहा उसको ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट में। तो 31 दिसंबर 15 ही पीएनएल में आप ट्रांसफर कर दोगे बाय पीएनएल अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट वुड बी 75,000 और ये बुक्स हमारी इस साल की क्लोज हो गई। क्या मशीन अकाउंट को भी मैं ऐसे पीएनएल में लेके जाके क्लोज कर सकती हूँ? नहीं, मशीन अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। सो अगेन 31 दिसंबर 15 बाय बैलेंस कैरी डाउन। अच्छा, डेबिट का टोटल ज्यादा है 15 लाख, क्रेडिट में भी मैं सेम लिखूंगी 15 लाख, देन आई विल सबट्रैक्ट 75,000, इट विल कम टू 14,25,000। ठीक है, अब ये जो बैलेंस कैरीड डाउन है इसी को ही नेक्स्ट ईयर बोला जाएगा 1 जनवरी 16 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये लेजर में प्रैक्टिस हो गई थी हमारी कि किसको कैरीड डाउन, किसको ब्रॉट डाउन, दिस इज कॉल्ड अ डेबिट बैलेंस, वो सब हम डिस्कस कर चुके थे। अब 2016 के ईयर में आगे चलिए देखते हैं कुछ हुआ है क्या 2016 में, नहीं, सीधा अगेन ईयर एंड हुआ है। तो ईयर एंड पे आपको क्या करना है, डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। अच्छा, अब डेप्रीसिएशन इज 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, तो 15 लाख का 10% 1,50,000।
तो आपका डेप्रीसिएशन आ जाएगा डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट 31st December 16 to machine account, and how much will the amount be? 1,50,000 depreciation account में डेबिट और मशीन अकाउंट में क्रेडिट 31st December 16 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 1,50,000। बस इतना ही सिंपल क्वेश्चन था। तो अब इसको पहले अकाउंट्स को क्लोज करेंगे अच्छे से। थोड़ा आप लोग भी प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिएगा, मतलब ये लाइंस बनाने की बात नहीं कर रही हूँ, नहीं तो मेरे को ही बोलोगे कि मैम आपका प्रेजेंटेशन देखो। आई एम सेइंग इट 2/C लेजर अकाउंट्स के फॉर्मेट को समझना इसलिए जरूरी था। अब यहाँ पे दिस इज माय फाइनल सोल्यूशन बच्चों। आपने देखा होगा काफी बार मैं ऐसा टी अकाउंट बनाती हूँ, वो मेरा वर्किंग नोट होता है तो मैं कर देती हूँ, बट ये प्रॉपर क्वेश्चन हमको पूछा ही उन्होंने लेजर फॉर्म में, मशीन अकाउंट बनाना है, तो यहाँ आपको प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाय P&L अकाउंट बराबर 1 साल हुआ, उसका ईयर क्लोज करो, देन ओनली मूव ऑन टू द नेक्स्ट ईयर। अभी हम देखेंगे, एक बड़ा क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। 1,50,000 एंड 1,50,000 और मशीन अकाउंट को 31st December 16 by balance carried down 14,25,000 minus 1,50,000 comes to 12,75,000। इन दोनों जगह हम क्लोज कर देंगे 1425 एंड 14,25,000। अब यही नेक्स्ट ईयर 1st January 17 को टू ओपनिंग बैलेंसिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको दिख जाएगा 12,75,000। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन 1। एक बार देख लो, अभी 12,75,000 आया बैलेंसिंग फिगर, यस आया। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था। अब मैं आपको 1-2 बातें पहले बता देती हूँ। देखिए, इसकी वर्किंग नोट, अभी ये तो अकाउंट फॉर्म में किया था, लेकिन इसको मैं करती तो कुछ इस तरह हुआ कि पहले मशीन हमने खरीदी 15 लाख की, उस पे माइनस डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 1 हमने माइनस किया 75,000, तो हमें वैल्यू क्या मिली? हमें वैल्यू मिली 14,25,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन ईयर 2 हमने माइनस किया 1,50,000, तो हमें वैल्यू कितनी मिली? 12,75,000। आफ्टर ईच एंड एवरी ईयर ये जो वैल्यू आपको मिलती है 1425 और 1275, इसे बोला जाता है रिटन डाउन वैल्यू, और यू ऑल्सो से द वर्ड बुक वैल्यू। मतलब 1 साल के बाद मशीन की वैल्यू मेरे बुक्स में कितनी है? तो मशीन की वैल्यू मेरे बुक्स में है 14,25,000। हमें मार्केट वैल्यू से भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मत भूलो। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पढ़ चुके हैं, जहां पे हमने ये डिस्कस किया है कि 14 मतलब आप एसेट का एक बार कॉस्ट अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हो और उसके बाद ऑल द फर्दर अकाउंटिंग ऑन दैट एसेट इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट। मार्केट में जो भी वैल्यू चल रही है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सेल के टाइम पे उसके ऊपर चर्चा की जाती है। तो 1425 इज द रिटन डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू। अगेन 12,75,000 इज द रिटन डाउन वैल्यू और द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन 31st December 16। ओके, अब ये तो था जहां पे एक ही मशीन दी गई थी। क्या इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? नहीं। तो फिर ये इलस्ट्रेशन में क्यों है? अरे वो लोग कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक आध इजी क्वेश्चन दे देते हैं। एग्जाम में क्या होगा, पहले तो यहाँ पे सिर्फ परचेज बताया, सेल भी बताएंगे, दूसरा एक मशीन नहीं बताएंगे, फिर 2016 में एक और मशीन खरीदी, फिर एक मशीन खरीदी, फिर पुरानी वाली एक मशीन बेची। ऐसा क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ओनली थिंग वी नीड टू डू इन दिस क्वेश्चन इज डिवाइड एंड रूल। सब क्वेश्चन को एकदम डिवाइड कर दो। पहले तो हम डेट वो टाइमलाइन बनाएंगे, उसमें भी हम डिवाइड करते चले जाएंगे चीजों को। और जैसे 2-3 मशीन खरीदी बेची है तो आप अपने वर्किंग नोट में, सिंस दिस वाज जस्ट 1 क्वेश्चन तो इट वाज इजी, वही मैं बोल रही हूँ बच्चों, ये एक क्वेश्चन था तो इसमें प्रॉब्लम नहीं था। नहीं तो हम क्या करेंगे वर्किंग नोट में मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 ऐसा वर्क करेंगे, सबका अलग अलग, बिकॉज हर मशीन अलग अलग टाइम पे खरीदी है, अलग टाइम पे बेची है, उसका कॉस्ट अलग है, उसका डेप्रीसिएशन अलग है। ठीक है, दीज ऑल थिंग्स वील सी इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी विद मी। अब ये क्वेश्चन मैं अपने नोट से कर रही हूँ बच्चों। आई वुड वांट वन थिंग,
आपको भी मैंने ये नोट्स दिए हैं एंड आई डू एक्सपेक्ट कि आप लोग इट्स बेटर कि प्रिंट ही ले लो प्लीज नोट्स के, बिकॉज इट्स वेरी इजी। सी हम अकाउंट्स जैसा चैप्टर कर रहे हैं यार, दिस इज नॉट अ थियोरी सब्जेक्ट, इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। और क्या होता है बच्चा अगर, अच्छा ये मैं यहाँ देखो मैंने नोट्स में पूरा जर्नल एंट्रीज वगैरह भी दी है, आप एक बार पढ़ सकते हो। काम की बातें मैं आपको बता ही देती हूँ, बाद में आप पढ़ लोगे तो आपको खुद से भी समझ में आ जाएगा व्हाट हैपेंड। ओके, नाउ इफ वी मूव ऑन टू द question. So here I am on question number 1. I hope it's visible थोड़ा और, and I hope के visible तो है ठीक है, लेकिन आप लोग अपने नोट्स जो मैंने आपको दिए प्लीज उसे प्रिंट कराओ। देखिए बड़े क्वेश्चन हैं यहाँ पे, अगर आपने डेट में पढ़ने में कहीं मिस्टेक कर दी तो इशू हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आप अपने सामने ये प्रिंट आउट लेके बैठो और ये क्वेश्चन नंबर 1 हम अभी सॉल्व करेंगे, उसे अच्छे से पढ़ो। What I want to do first is ना I'll make that, we have to make, एक बार पढ़ लेते हैं चलिए क्वेश्चन साथ में। Jain Brothers acquired a machine on 1st January 15 at a cost of rupees 14,000 and spent 1,000 on its installation. Another machine was purchased on 1st April 16 for rupees 20,000. Machine purchased on 1st Jan 15 was sold on 30th June 17 for rupees 6,000. Another machine was purchased on the same date. तो आपने देखी पहली मशीन खरीदी, दूसरी मशीन खरीदी, फिर पहली मशीन बेच दी और तीसरी मशीन खरीदी for 25. The firm writes off depreciation at 10% on original cost every year. Books are closed on 31st December every year. Show machine account and depreciation account for the year 15, 16 and 17. ऐसा उन्होंने बोला है। तो आप ये आई एम थिंकिंग कि मैं ना पहले वो प्रॉपरली ये कर दूँ। गिव मी 2 मिनट्स। आप जब तक क्वेश्चन आप भी ये इनफैक्ट फॉर्मेट मेरे साथ बना लीजिए, हम लोग मशीन अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं पहले, इट विल बी गुड। हमको इसमें काफी बड़ा अकाउंट लगेगा। I think this one will be okay. Control C. Let us see. Control V. Control V. एक बार मैं बना ही लेती हूँ अकाउंट, इट विल बी गुड फॉर अस। Then Control V, then Control V, चलिए तो अब ये बन गया मेरा। सो नाउ आई एम ऑन नोट्स का प्रॉब्लम नंबर 1, अ गुड क्वेश्चन। अगर आपको ये सब धीरे धीरे आपको 2-3 क्वेश्चन समझ में आ गए तो देन आपका अच्छे से ये बन गया होगा। और मेरे साथ ही आई होप आपने भी ये बना लिया होगा। इसकी वर्किंग नोट्स वगैरह लगेंगी बट ठीक है वो हम करते हैं। चलिए, वी आर इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स, इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स। हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? हमें एक मशीन अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट, और हमें बनाना है डेप्रीसिएशन अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट। पहले मैं यहां भी कर लूं, डेट, पर्टिकुलर्स,
LF amount, date, particulars, LF amount. वही वापस इधर भी आ जाएगा, डेट, particulars, LF and amount, and again date, particulars, LF amount. लेफ्ट में डेबिट, राइट में क्रेडिट, अगेन लेफ्ट में डेबिट, राइट में क्रेडिट. ठीक है, एक सेकेंड ना, इसका कॉपी ले लेते हैं. चलिए, ओके. अब ये तो मेरा फाइनल सोल्यूशन है, लेकिन पहले आप देखिए मैं क्या करूंगी. फर्स्ट आई रीड द क्वेश्चन एंड आई मेक द टाइमलाइन सो दैट अब मुझे बार बार, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. वेन एवर यू स्टार्ट विद द क्वेश्चन, फर्स्ट मेक अ टाइमलाइन. ट्रस्ट मी, इट विल बी वेरी इजी वंस यू मेक अ टाइमलाइन. पहले तो हमें देखिए क्या बोला है. उन्होंने बोला शो मशीन अकाउंट डेप्रिसिएशन फॉर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 15, 16, 17. ओके, तो 31 मार्च 2015, 31 दिसंबर 2016, 15, 16 एंड 31 दिसंबर 2017. ठीक है, ये हमारे 3 ईयर्स आ गए. पढ़ते हैं क्वेश्चन. अब पूरा क्वेश्चन आई विल राइट ऑन द टाइमलाइन. पे अटेंशन. Acquired a machine on 1st January 15 at a cost of 14,000 and spent 1,000 on its installation. तो क्या मैं बोल सकती हूँ मशीन 15,000 की है, तो डायरेक्टली 15,000 ले लेते हैं. सो 1st January 15 हमने मशीन परचेज की 15,000 की, ये एक मशीन. देन another machine was purchased on 1st April 16, अच्छा, for 20,000. तो अब 2015 में कुछ नहीं हुए हैं. April 16 में एक मशीन खरीदी, और कितने की खरीदी है मैं नीचे ही लिखती हूँ, उसको ऊपर नहीं. 1st April 16 आई हैव परचेज्ड अ मशीन अगेन ऑफ ₹20,000. देन मशीन परचेज ऑन 1st Jan 15 was sold on 30th June 17. फिर क्या हुआ है, जून 17 में हुआ है, तो यहाँ पे 30th June 17 आपने मशीन बेच दी. सोल्ड कौन सी मशीन, विच वॉज परचेज ऑन 1st Jan 15. ये जो 1st Jan 15 वाली मशीन थी वो बेची. कितने में बेची, फॉर ₹6,000. देयर से 6,000 में बेची. ये देखिए सभी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख दिया. ओके, एंड अनदर मशीन वाज परचेज ऑन सेम डेट फॉर 25,000. इसी डेट पे एक और मशीन खरीदी भी है हमने. कितने की, 25,000 की. ओके, बुक्स आर क्लोज ऑन 31st December ईच ईयर. शो मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट. अब देखिए हम आंसर कैसे करेंगे. ये सब जो बना हुआ है, ये एक लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, 4th लाइन, 5th लाइन, 6th लाइन, इतनी हर जगह पे एंट्रीज होगी. ठीक है, तो वही अब मेरा टाइमलाइन मुझे क्लियरली गाइड करते जाएगा कि मुझे एंट्रीज करनी कैसी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहले 1st Jan 15 को मशीन खरीदने की एंट्री क्या हो जाती है. अच्छा, और अब वर्किंग नोट भी हम अपना साथ में बना लेते हैं. हमारे वर्किंग नोट में ऐसे 3 मशीनरी की डिटेल्स आ जाएगी. मशीन 1, क्योंकि 3 मशीन खरीदी हमने, मशीन 2 एंड मशीन 3. अब मैं जैसे जैसे बनाते जाऊंगी आई स्टार्ट फिलिंग अप दिस थिंग. तो मशीन 1 मैंने 1st January 15 को खरीदा है एंड आई परचेज्ड इट फॉर 15,000. 14 + 1 15,000. चलिए पहले एंट्री कर लेते हैं. सो द एंट्री वुड बी, एंट्री क्या होती है, एसेट खरीदने की. एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. सो 1st January 15 मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. और अब देखिए मैं अलग से नहीं लिख रही हूँ, सो आई जस्ट राइट द वर्ड 14,000 + 1,000 विच गिव्स यू 15,000. ओके, अच्छा, इसकी एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट में होगी नहीं, तो चलिए ये हो गया. तो मेरी यहाँ वाली ये लाइन की एंट्री हो गई. ओके, अब मैं आगे जाती हूँ एंड आई डायरेक्टली स्टॉप हियर. दिस इज द ईयर एंड 31st December 15. तो ईयर एंड को मुझे क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा जितनी भी मशीन है. अभी मेरे पास एक ही मशीन है, तो उसका डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2015. अच्छा, डेप्रिसिएशन उन्होंने कितना बोला था, हैव वी नोटेड डाउन, नो वी हैव नॉट रिटन, लेट अस राइट. डेप्रिसिएशन उन्होंने बोला है 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब डेप्रिसिएशन इज 10% SLM, 10% ऑन SLM बेसिस ओरिजिनल कॉस्ट. तो ठीक है, डेप्रिसिएशन मेरा 2015 आ जाएगा. 15,000 का 10% विच कम्स टू 1,500. डू यू गाइज अग्री. ठीक है, अच्छा, अब डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट 31st December 15
टू मशीन अकाउंट 1500, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट 31 दिसंबर 15 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 1500। ओके, फुल ईयर का डेप्रीसिएशन लगा क्योंकि जैन में खरीदा है, सो जैन से दिसंबर तक फुल ईयर हमें डेप्रीसिएशन लगाना है। 1500 आ गया। ओके, अब ये बच्चों ये ईयर एंड था, तो ईयर एंड पे मुझे मेरे अकाउंट्स भी क्लोज करने पड़ेंगे। डोंट फॉरगेट, ईयर एंड पे मुझे मेरे अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे, इसलिए जल्दी से चलिए अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। सो मशीन अकाउंट 31 दिसंबर 15 को बाय बैलेंस कैरीड डाउन, it will come to 15,000 minus 1500 is 13,500 minus equal to 13,500, और ये टोटल आ गया 15,000 और यहाँ का भी टोटल आ गया 15,000। अच्छा, ये ही क्लोजिंग बैलेंस मेरा नेक्स्ट ईयर बन जाता है ओपनिंग बैलेंस। तो 1 जनवरी 16 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फिर से आ जाएगा 13,500। ऐसे भी बच्चे भी गलती करते हैं, जैसे मैं अभी जो बोल रही थी, गलती से टोटल का अमाउंट लिख देते, सब राइट किया बट गलती कर दी, तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना। अच्छा, और डेप्रीसिएशन अकाउंट भी क्लोज करना है, तो डेप्रीसिएशन तो हमें पता है सीधा पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता है, कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। बाय पीएनएल अकाउंट 1500, ये अकाउंट क्लोज। ओके, नेक्स्ट अब क्या हुआ, 31 दिसंबर 15 के बाद हम आगे चलते गए, तो बीच में 1 अप्रैल 16 आया, जब हमने एक और मशीन खरीदी 20,000 की। तो बेसिकली अब हमने 1 अप्रैल 16 को एक मशीन खरीदी है जिसका कॉस्ट है 20,000। पहले तो परचेज की एंट्री कर लो, तो परचेज की एंट्री 1 अप्रैल 16 टू बैंक अकाउंट 20,000। ओके, ये परचेज की एंट्री हो गई, मतलब इस डेट पे जो एंट्री करनी जरूरी थी वो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, तो फिर आ गया ईयर एंड। अगेन 31 दिसंबर 16 इज ईयर एंड, तो 31 दिसंबर 16 को मुझे डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अब देखिए, मशीन 1 भी तो है ना हमारे पास, तो उसके ऊपर तो पूरे साल का वही 15,000 का 10% 1500 डेप्रीसिएशन लगेगा। बट मशीन 2 का जब डेप्रीसिएशन की मैं बात करूंगी 2016 की, इट विल बी 20,000 का 10%। लेकिन हाउ मेनी मंथ्स इट इज यूज्ड? अप्रैल, 1 अप्रैल को खरीदा, 1 या 30th, ऑलवेज मार्क द डेट। तो अप्रैल का फुल मंथ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स, जैन फेब मार्च को छोड़ के 9 मंथ्स आपने यूज किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 9/12, क्योंकि 10% एक साल का था और 20,000 की मशीन हमने खरीदी अप्रैल में, सिर्फ 9 महीने यूज किए, तो कितना आ जाएगा 20,000 इंटू 10% इंटू 9/12, इट कम्स टू 1500। तो मशीन 2 पे डेप्रीसिएशन आ गया 1500। ठीक है, तो टोटल डेप्रीसिएशन इन द ईयर 2016 इज 15 + 15 विच इज 3000। तो चलिए कर लेते हैं 31 दिसंबर 16 बाय डेप्रीसिएशन। आपको चाहिए तो आप इसे इंटरनली बता सकते हो कि M1 पे 1500 और हमारा M2 पे भी आ गया 1500, तो टोटल हमारा आ गया 3000 डेप्रीसिएशन। ओके, और डेप्रीसिएशन में मशीन में क्रेडिट और डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट। 31 दिसंबर 16 टू मशीन अकाउंट 3000। ओके, बस और कुछ नहीं है, तो ईयर को अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो 31 दिसंबर 16 बाय पीएनएल चले जाएगा 3000, आपका टोटल 3000 और यहाँ भी आपका टोटल 3000। ठीक है, और इधर जब हम बात करते हैं तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन 31 दिसंबर 16 बाय बैलेंस कैरीड डाउन विल बी हाउ मच? तो देखिए, टोटल वॉज 33,500, राइट, जिसमें से 3000 चले गया, तो विल कम टू 30,500। और मैं आपको बता सकती हूँ कि 3500 आया कहां से। देखिए, अभी 2 साल के डेप्रीसिएशन के बाद M1 का WDV कितना है? WDV ये मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ समझाने के लिए, एज ऑन 2016, नहीं भी लिखते तो चलेगा। WDV एज ऑन 31 दिसंबर 16 लिख लें दो, इट इज बेटर। कितना आ रहा है WDV? 15,000 माइनस 3,000 इज 12,000। और इसका 1 साल बाद मशीन 2 का WDV
WDV इज नथिंग बट बुक वैल्यू एज ऑन 31 December 16 कितना आ रहा है? सो इट इज कमिंग 20,000 माइनस 1,500 विच विल बी 18,500. अब ये दोनों को ऐड कीजिए, 18,500 प्लस 12,000, इट विल एग्जैक्टली कम टू 30,500. आई यू गाइस गेटिंग इट? तो क्लोजिंग बैलेंस में मशीन 1 और मशीन 2 दोनों है. अच्छा, यही क्लोजिंग बैलेंस हमारा नेक्स्ट ईयर बन जाता है. ओपनिंग बैलेंस 1 April 17 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,500. ऑलवेज गो सिस्टमेटिकली, ऑलवेज गो ईयर बाय ईयर, ताकि कहीं जगह मिस्टेक भी हो तो आपको स्टेप मार्क्स में मार्क्स मिल जाए. अब देखिए ये वाला पार्ट हमारा यहाँ तक हो गया. अब हम आगे गए तो हमारा यहाँ दो चीज हुआ है. पहले 30 जून 17 को एक एसेट सेल हुआ है और एक एसेट परचेज हुआ है. परचेज की एंट्री इजी है तो पहले परचेज वाला पॉइंट लिख देते हैं. तो March 3 को अब हमने M3 मशीन थर्ड हमने 30 जून 17 को खरीदी है. कितने की? 25,000 की. उसकी एंट्री कर देते हैं. एंट्री वुड बी 30 जून 17 मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कितने की खरीदी हमने? आपके पास तो आई होप क्वेश्चन सामने ही हो. 25,000 की. तो ये मशीन खरीदने वाली एंट्री हो गई. अब बेचने वाला, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सी, जो मशीन आप बेच रहे हो, आप कौन सी मशीन बेच रहे हो? जो आपने 1 Jan 15 को खरीदी थी, मतलब ये मशीन 1 आप बेच रहे हो. तो 6 मंथ्स तो आपने यूज किया ना, दिसंबर मतलब जैन से 30 जून तक आपने यूज किया. तो हमने क्या बोला था? व्हेनेवर एन एसेट इज सोल्ड, पहले तो फर्स्ट स्टेप इज टू चार्ज डेप्रीसिएशन अप टिल द डेट ऑफ सेल. तो आपको सिर्फ मशीन 1 का डेप्रीसिएशन निकालना होगा. सो डेप्रीसिएशन अप टिल 30 जून 17. अच्छा, वो कितना आएगा? 6 मंथ्स है ना, तो 1500 का 6/12 कर लो. 15,000 इंटू 10% इंटू 6/12, इट विल कम टू 750. ओके, ये डेप्रीसिएशन की एंट्री भी कर देते हैं. तो डेप्रीसिएशन की सिर्फ मशीन 1 को भी मैंने अभी डेप्रीसिएट किया है. 2 और 3 तो ईयर एंड पे ही डेप्रीसिएट होंगे, बट इसकी एंट्री अभी करनी जरूरी थी. सो एज ऑन 30 जून 17 depreciation account debit to machine by depreciation account only on the machine which is sold 750. okay, and वही चीज यहाँ भी कर लेते हैं. 30 जून 17 टू मशीन अकाउंट 750. अब इसके बाद अब इसकी बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल, जिस दिन बेची उस दिन बुक वैल्यू कितनी? तो देखिए 12,000 में ऑलरेडी निकाल चुकी थी. या तो आप ऐसे कर लेते हैं, या तो आप करते 15,000 माइनस 1500 माइनस 1500 माइनस 750. वन वे. अनदर वे इज मैंने 12,000 पहले WD आपको समझाने के लिए निकाला था, तो 12,000 में से सिर्फ 750 माइनस कर दो. यू गेट 11,250 एज द बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल. जिस दिन मैंने बेची, मेरा एसेट कितने का था? 11,250 का. मैंने बेचा कितने में? आई सेल इट फॉर आई थिंक 6,000. हाँ, आई सोल्ड इट फॉर 6,000. तो क्या ये फोर्थ, ये जो आया 5250, ये क्या है? बैलेंस कैरीड डाउन है या लॉस है? मशीन चली गई तो उसका बैलेंस कैसे कैरी फॉरवर्ड करोगे, कैरीड डाउन करोगे? दिस इज नथिंग बट लॉस. ओके, क्योंकि कम में बेचा. तो अब देखिए इसकी एंट्री क्या हो जाती है. पहले मैं आपको इसकी ना जर्नल एंट्री बताना चाहूंगी सो दैट इट्स वेरी क्लियर. बैंक में डेबिट हुआ 6,000, बट मेरी मशीन बाहर कितने की जा रही है? माई एसेट इज गोइंग आउट ₹11,250. ठीक है, इसलिए लॉस डेबिट हुआ. लॉस डेबिट हुआ 5250. अच्छा, लॉस PNL में डेबिट होता है. हमारे मशीन अकाउंट में देखिए हम कैसे करेंगे एंट्री. 30 जून 17 बाय बैंक 6,000 एंड बाय लॉस ऑन सेल, बाय लॉस ऑन सेल 5250. आप समझे मशीन में क्रेडिट क्यों हो रहा है? आप ये मत बोलो लॉस क्रेडिट हो रहा है. लॉस नहीं क्रेडिट हो रहा है. लॉस डेबिट होता है PNL अकाउंट में. मशीन अकाउंट में खाली मैं वो लेजर की पोस्टिंग कर रही हूँ कि जब मशीन अकाउंट में क्रेडिट तो क्या डेबिट. ठीक है, इसलिए लॉस क्रेडिट साइड में आया. तो अब ये मशीन 1 का पूरा तामझाम फिनिश. मशीन 1 इज ओवर, हमारे बुक से चला गया. और जो परचेज की एंट्री, मतलब यहाँ की मैंने दोनों एंट्री कर दी. क्या मैंने परचेज भी एंट्री कर दी, मैंने सेल वाली भी एंट्री कर दी. आई होप ये आपको समझ गई हो. अब मैं वापस आ जाती हूँ ईयर एंड पे. अच्छा, एक और एक चीज आपने नोटिस की होगी, क्या ये वाली डेप्रीसिएशन एंट्री करने के बाद, ये 30 जून 17 की एंट्री के बाद मैंने बाय PNL डाला? नहीं, क्योंकि PNL में कब ट्रांसफर होता है? ईयर एंड में. और अभी ईयर एंड तक तो मैं आई नहीं हूँ. आई एम इन द मिडिल ऑफ द ईयर. अब मैं ईयर एंड तक जाती हूँ.
और ईयर एंड पे मैं देखती हूँ कि ठीक है, अब मेरे पास 2 मशीन बची हुई, मशीन 2 एंड मशीन 3। चलिए इसका डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 2017, सिंस इट्स ऑन ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 का 10% आ जाएगा 2,000। ओके, और इसका डेप्रीसिएशन 25,000 वाले का, तो इट विल कम टू 25,000 इंटू 10%, बट इट हैज बीन यूज ओनली फॉर 6 मंथ्स, जून से दिसंबर तक, तो इट इज 6/12। जून भी नहीं, इनफैक्ट जुलाई से दिसंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सो दैट विल कम टू 1250 आई थिंक। 25,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 1250 इज द डेप्रीसिएशन। तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना? 3250। ओके, यहाँ आप लिख सकते थे कि दिस डेप्रीसिएशन वॉज ऑन, एक मिनट, दिस डेप्रीसिएशन वॉज ऑन M1। और अब मैं 31 दिसंबर 17 पे हूँ, जहाँ मैं डेप्रीसिएशन निकाल रही हूँ। M2 का मेरा आया 2000 और M3 का, वैसे आपने वर्किंग नोट में बताया, यहाँ ऐसे नहीं भी बताओगे तो चलेगा, मैं अभी आप लोग के समझने के लिए सब बता रही हूँ। 1250, सो टोटल डेप्रीसिएशन 1250 है, सो टोटल डेप्रीसिएशन इज 3250। ओके, और फिर हमारा बैलेंस कैरीड डाउन आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 30,500 प्लस 25,000 कम्स टू 55,500, और आप माइनस करोगे 55,500 माइनस 750 माइनस 6,000 माइनस 5250 माइनस 3250, यू गेट 40,250 एज द बैलेंस कैरीड डाउन। वही नेक्स्ट ईयर बन जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, पर मेरे पास जगह नहीं है। अच्छा, ये तो डेप्रीसिएशन मैंने मशीन में क्रेडिट किया, आप डेप्रीसिएशन को भी डेबिट कर देते हैं। 31 दिसंबर 17 टू मशीन अकाउंट हमारा टोटल आया था कितना? 3250, और ये टोटल चले जाएगा PNL में। 31 दिसंबर 17 बाय PNL अकाउंट 3250 प्लस 750 gives you 4,000. And this is done. So I hope you all have understood कैसे डेप्रीसिएशन SLM बेसिस पे होता है। अब I would stop here। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन SLM है, हम नेक्स्ट क्लास में पहले वो करेंगे, और फिर हम जो एक और मेथड है डेप्रीसिएशन का WDV मेथड से, उसे करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपने ये अच्छे से, प्लीज पहले ये देखिए डेप्रीसिएशन अकाउंट, इसको नोट डाउन कीजिए। ये मशीन अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए अच्छे से डेट वाइज। ठीक है, आप यहाँ पॉज करके नोट डाउन करोगे, ट्राई करोगे क्वेश्चन वापस अपने मन से करके। और मेन आपने जो देखा, हम हमारी टाइमलाइन अच्छे से बनाते हैं, और हमारी वर्किंग नोट्स प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन दिस चैप्टर। अगर आपने पूरा अकाउंट राइट भी किया और वर्किंग नोट नहीं बताया तो मार्क्स आपके कट हो सकते हैं, क्योंकि डेप्रीसिएशन का अमाउंट कैसे आया, क्या आया। ऑलवेज मेक दिस वर्किंग नोट एंड यू शुड हैव द हैबिट ऑफ मेकिंग द वर्किंग नोट। ओके, चलिए टिल देन stay tuned with me and take care.